भारत के पड़ोस में तानाशाह सेना को बम बेच रहा चीन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मार गिराए थे 5 फाइटर जेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम। अमेरिकी राजदूत ने किया ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और सीरिया एक दूसरे के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि तुर्की, जॉर्डन और पड़ोसी देशों ने इस युद्ध विराम का समर्थन किया है। बराक सीरिया में भी विशेष दूत है। सीरिया के दक्षिणी ड्रूज बहुल प्रांत में हिंसा भड़काने वाले इजराइल ने बुधवार को दमिश्क में हमले किए थे। इसके साथ ही दक्षिण में बढ़ रहे सरकारी बलों पर हमला किया था और उनसे पीछे हटने की मांग की थी। यरूशलेम ने कहा कि इजराइल का उद्देश्य सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है। सीरिया में ड्रूज एक छोटा लेकिन प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके अनुयायी लेबनान और इजराइल में भी है। बराक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल सरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के समर्थन में तुर्की, जॉर्डन और अन्य अज्ञात पड़ोसियों द्वारा स्वीकार किए गए युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। युद्ध विराम के बारे में कोई विस्तृत जानकारी दिए बिना बराक ने कहा, हम ड्रूज, बेडोइन और सुन्नियों के अपने हथियार डालने और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर एक नई और एकजुट सीरियाई पहचान बनाने का आह्वान करते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने बेडोइन मिलिशिया को स्वेदा शहर छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद सीरियाई सुरक्षा बल युद्ध विराम प्रावधानों को लागू करने के लिए शहर में प्रवेश करेंगे। अभी तक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय या सीरिया के राष्ट्रपति की तरफ से युद्ध विराम को लेकर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। इजरायली मीडिया के अनुसार युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका की तरफ से संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों के बाद हुई है। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि परेशान करने वाली और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए कदमों पर सहमति बन गई है। अल सरा सरकार को अमेरिका के संदेश से प्रोत्साहन मिला था कि सीरिया में केंद्रीकृत शासन होना चाहिए। शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया में 2 रेड लाइन है। पहली, दमिश्क के दक्षिण में सैन्य वैश्वीकरण और ड्रूज अल्पसंख्यकों की रक्षा। इजराइल ये दोनों रेड लाइन किसी को पार नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर आगे भी करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान यह बात कही। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह किस पक्ष के विमानों की बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई की शुरुआत में हुए संघर्ष के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, दरअसल विमानों को हवा में ही मार गिराया जा रहा था। 5, 5, 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने हवाई लड़ाई में 5 भारतीय विमानों को मार गिराया था। भारत के CDS ने मई के अंत में कहा था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के पहले दिन हवा में नुकसान के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली और युद्ध विराम की घोषणा से पहले बढ़त बना ली। भारत ने यह भी दावा किया कि उसने पाकिस्तान के कुछ विमान मार गिराए। भारत ने हमले के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था, जिनमें पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के पास स्थित रहीम यार खान एयरबेस भी शामिल था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हुई, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी और कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के जवाब में भारतीय बलों ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और नियंत्रण रेखा के पास और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी ढांचों पर बमबारी की। इसके बाद लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों से हमले की शुरुआत हुई, जो 10 मई को युद्ध विराम के बाद खत्म हुई। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन और म्यांमार की तानाशाह सेना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक
रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी कंपनी म्यांमार की सेना की बमों की सप्लाई कर रही है। म्यांमार की सेना इन बमों को अपने ही नागरिकों पर गिरा रही है। इस रिपोर्ट में म्यांमार में व्यापक मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए गए हैं। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार को हटाकर तख्तापलट कर दिया था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार चीनी समर्थन में निर्मित बमों को म्यांमार वायुसेना द्वारा नागरिकों पर अंधाधुंध हमले की व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री ऑफ डेथ चाइना सपोर्ट फॉर द म्यांमार मिलिट्री प्रोडक्शन ऑफ एरियल बॉम्ब्स नाम एक रिपोर्ट 3 संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त एक स्वतंत्र समूह है। एक रिपोर्ट सरकारी स्वामित्व वाली चाइना साउथ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसे चाइना साउथ के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य म्यांमार के मैग्वे स्थित हथियार फैक्ट्री MI-21 के बीच संबंधों पर केंद्रित है। शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, प्रशंसा पत्र, आधिकारिक दस्तावेज, विशेषज्ञ अनुमान और सूचना के अन्य स्रोतों का उपयोग किया है। आपको बता दें कि चाइना साउथ और उसकी सहायक कंपनी हुनान वैनगार्ड फैक्ट्री की अधिकांश मौजूदा उत्पन्न लाइनों की स्थापना के लिए आवश्यक रही है। इनमें चीनी इंजीनियरों को सीमा पार भेजना, DI-21 के कर्मचारियों को चीन में प्रशिक्षण देना और बमों के लिए प्रमुख घटकों की आपूर्ति करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनी अभी भी म्यांमार स्थित उत्पादन स्तर की तकनीकी सहायता प्रदान करती है। म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष दूत और SAC-M के संस्थापकों में से एक यांगही ली ने कहा कि चीन को म्यांमार की सैन्य सहायता बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, चाइना साउथ एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह चीन सरकार के प्रति जवाबदेह है। म्यांमार रक्षा उद्योग को हवाई बम और तकनीकी उत्पादन सहायता प्रदान करके चाइना साउथ नागरिकों के खिलाफ सैन्य टुकड़ी द्वारा किए जा रहे गंभीर उल्लंघनों में सहभागी है। चीन को म्यांमार के सैन्य हथियार निर्माण के लिए सभी प्रकार की सहायता तुरंत बंद कर देनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना के उदय पर दुनिया को दी गंभीर चेतावनी। क्या भारत करेगा टोक्यो की मदद? जापान ने अपना डिफेंस ऑफ जापान 2025 श्वेत पत्र जारी किया है। इसमें चीन, रूस और उत्तर कोरिया के मजबूत होते रक्षा संबंधों के बढ़ते खतरे का जिक्र किया गया है। इन तीनों देशों को कभी कभी श्रिंक राष्ट्र भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की कैबिनेट से अनुमोदित यह रिपोर्ट श्रिंक राष्ट्र यानी चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों के कारण तेजी से बिगड़ते क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर चेतावनी देती है। इस रिपोर्ट में चीन का सबसे ज्यादा आकलन किया गया है, जिसे जापान के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। जापान के लिए विशेष रूप से चिंताजनक चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग का बढ़ता त्रिकोण है, जिसने सैन्य अभ्यासों, हथियारों के विकास और रणनीतिक संकेतों में बेहतर तालमेल दिखाया है। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर चुनौती मिल रही है और जापान खुद को युद्ध के पहले युग के सबसे गंभीर और जटिल सुरक्षा परिवेश में पा रहा है। पहली बार जापान की वार्षिक खतरा आकलन चीन की ग्रे जोन रणनीति, शांति और खुले संघर्ष के बीच की रेखा को धुंधला करने वाली जबरदस्ती की कार्रवाइयों पर भी खतरे की घंटी बजाता है। यह चीनी सेना और चीन तटरक्षक बल के बीच संयुक्त अभियानों के विस्तार की ओर इशारा करता है, जो पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के अधीन है, जो PLA के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा एक अर्धसैनिक बल है। आपको बता दें कि चीन, उत्तर कोरिया और रूस से बढ़ते खतरे के जवाब में जापान अपनी रक्षा क्षमता में तेजी ला रहा है। उसने अपने 2025 की रक्षा श्वेत पत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप और अन्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग की योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। जापान चीन के समुद्री विस्तार को रोकने में अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करने के लिए समान विचारधारा वाले देश की ओर देख रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से ताइवान पर संघर्ष की स्थिति में अपनी भूमिकाएं स्पष्ट करने का आग्रह कर रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।